अनीता नाम की औरत अपने पति के साथ मिलकर अपनी सास को गाड़ी में बिठाकर वृद्धाश्रम की ओर लेती जा रही थी। दोस्तों, कुछ देर के बाद वृद्धाश्रम आता है और जैसे वृद्धाश्रम आता है तो अपने पति से कहती है कि रुक जाओ, वृद्धाश्रम आ गया है। यह बात जैसे ही वह बूढ़ी औरत सुनती है, जिसको कुछ पता भी नहीं था कि मैं आज बेटा बहू के साथ कहाँ जा रही हूँ, तो जैसे ही वृद्धाश्रम का नाम वह सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। लेकिन वह निर्दयी बहू अपनी सास का हाथ पकड़ती है और उसका झोला उठाती है और उसको वृद्धाश्रम के अंदर घसीटती हुई लेती जा रही थी। पीछे पीछे उस वृद्ध माँ का बेटा भी उसके पीछे पीछे चलता जा रहा था। लेकिन दोस्तों, वृद्धाश्रम में जाने के बाद उस बहू ने कुछ ऐसा देखा, जैसे वह उस नज़ारे को देखती है तो उसके हाथों में से झोला नीचे गिर जाता है। और फिर यहाँ पर इस घटना के अंदर जो घटित होता है बड़ा ही रोचक है और बड़ा ही सीख देने वाला है। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। सावित्री देवी नाम की एक औरत जो कि भरी जवानी में विधवा हो जाती है, उसके पति की बीमारी से मौत हो गई थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम था अनिल। अब अनिल 5-6 साल का था, तो लोगों ने कहा कि तू शादी कर ले, लेकिन वह कहती है कि नहीं, मैं अगर शादी कर लूंगी तो मेरा बेटा जो कि मुसीबतों में आ जाएगा, क्योंकि कोई भी दूसरा किसी दूसरे के बच्चे को प्यार नहीं करता है। तो अपने बेटे की जिंदगी बनाने के लिए वह शादी से इनकार कर देती है और अपने बेटे का भरण पोषण करने लगती है। अब दोस्तों, आपको पता है ज़माने में ना कोई रिश्तेदार किसी का होता है, ना कोई पड़ोसी किसी का होता है। कुछ दिनों तक तो उस विधवा औरत की लोगों ने मदद की, लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद अब सब लोग हाथ खड़े कर देते हैं। तो विधवा औरत अपने बेटे को पालने के लिए लोगों के घरों में बर्तन साफ करने लगती है, झाड़ू पोछा लगाने लगती है और वहाँ से जो कुछ पैसे मिल जाते उन पैसों से अपना और अपने बेटे का भरण पोषण करने लगती है। इसी तरह से इनकी जिंदगी गुजर रही थी। धीरे धीरे समय भी गुजरता है, वक्त की पाबंदियां सारी चीज़ों पर धूल जमा दिया करती हैं। दोस्तों, अब 10 साल गुजर जाते हैं, 10-15 साल गुजर जाते हैं और उसका जो बेटा अनिल होता है वह जवान हो जाता है। जैसे बेटा अनिल जवान होता है, पढ़ाई लिखाई वह करवा रही थी अपने बेटे को, वह एक नौकरी में लग जाता है अनिल जो होता है। और अब तो इनके घर की जो दशा है, दशा और दिशा बदलने लगती है। दोनों माँ बेटे अमीर हो जाते हैं। अब अपने बेटे की वह शादी भी करना चाहती है, तो एक अनीता नाम की लड़की से वह अपने बेटे की शादी भी कर लेती है। दोस्तों, बेटा और बहू घर में आ चुके थे और खुद की उम्र ढलते जा रही थी, लेकिन ज़िंदगी तो हर इंसान को काटनी ही पड़ती है। अब जब उसकी बहू घर में आ जाती है अनीता, तो अनीता पहले तो अपनी सास के ऊपर खूब प्यार करती, लेकिन धीरे धीरे जब समय गुजरता है तो सास के प्रति अनीता का प्यार थोड़ा कम होने लगता है। अब तो जैसे ही सावित्री बुढ़ापे में जा रही थी तो उसको दिखाई देना भी बहुत कम हो गया था। चश्मा पहना करती थी, उससे दिखाई देता था, बिना चश्मे के तो मानो जैसे बहुत धुंधला दिखाई देता था। अब क्या होता दोस्तों, समय जैसे गुजरता है तो सावित्री की एक आदत थी पहले से ही, वह सुबह सुबह उठती और भगवान के मंदिर में जाकर, वहीं घर में मंदिर बनाया हुआ था, और आरती पूजा करने लगती थी। तो आरती पूजा में थोड़ा शोर भी हुआ करता था, घंटियां बजाया करती। तो जैसे ही वह सुबह जल्दी उठ करके पूजा घर में जाती है और वहाँ पर थोड़ा शोर होता, तो जो बहू होती है उसको बड़ा बुरा लगता है कि हम इतनी जल्दी आंखें खुलवा देती है और फिर उसके बाद नींद नहीं आती, आखिर ये करती क्या है। जबकि दोस्तों, घरों के अंदर बहू बेटियों को तो सबसे पहले जग जाना चाहिए। आजकल ज़माना ऐसा है कि बहू बेटी और बहू बेटा भी घर के अंदर 8-8 बजे तक सोते हैं। यह दोस्तों विनाश का कारण होता है। जबकि बहू बेटी को तो घर के अंदर 5 बजे या 4 बजे बिस्तर छोड़ देना चाहिए और अपने परिवार को अच्छी तरह से संभालना चाहिए, क्योंकि बहू घर की लक्ष्मी होती है। बहू ही अगर दोपहर तक सोएगी तो घर के अंदर लक्ष्मी कहाँ से आएगी और ना ही उस घर के अंदर सुख समृद्धि आएगी। लेकिन ज़माना बदल चुका है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या होता है, बहू को बड़ा बुरा लगता है कि भाई सास शोर करती है पूजा करने में, मेरी नींद जग जाती है। तो वह सास को सुना करके अपने पति से कहती है कि इनसे कह दो आज के बाद यह पूजा वूजा ना किया करें, हमारी नींद जग जाती है। तो यह बातें सास सुन रही थी। सास की आंखों में आंसू आने लगते हैं कि कैसी बहू है, मैं तो पूजा पाठ करती हूँ, जबकि इसको भी जग जाना चाहिए 5 बजे के आसपास, तो लेकिन यह सोती रहती है। मैं पूजा पाठ करती हूँ तो मेरे पूजा पाठ में भी बाधा बनती है। लेकिन दोस्तों, अब बात आई गई हो जाती है। कुछ दिन गुजरते हैं। अब जो सास होती है उसका चश्मा टूट जाता है गिर करके, और वो अपनी बहू से कहती है कि बेटी मेरा चश्मा बनवा के ला दे बाजार से। तो जो बहू होती है वह कहती है कि माँ जी अभी अब की बार थोड़ा पैसा कम है, जो बजट है परिवार का वो हिला हुआ है, आपका चश्मा अगले महीने बन जाएगा। आपको कहीं जाना थोड़े होता है, घर में ही तो होती हो। लेकिन दोस्तों, बहू से सास कहती भी क्या। सास की जो नज़र थी बहुत कमज़ोर थी, उसको काम भी करना पड़ता था।
बहू भी काम करती, सास भी काम करती, घर के जो काम होते हैं। खाना ज़्यादातर सास बनाया करती, क्योंकि बहू पर खाना बनाना आता ही नहीं था। 2 पैसे की सब्जी नहीं बनाती, 2 पैसे की रोटियां भी कच्ची छोड़ दिया करती थी। दोस्तों आजकल घरों के अंदर ये भी बहुत चला हुआ है, गैस के ऊपर कुछ औरतें कच्ची रोटियां बनाती हैं, यानी कि उनको सेकती भी अच्छी तरह से नहीं है। भाई वो कच्चा चून है, कच्चा आटा होता है, उसको कच्चा खाओगे तो अंतड़ियों में जम जाएगा और कैंसर और न जाने कौन कौन सी बीमारी आपके पेट में लग जाएंगी। जो औरत रोटियों को पकाकर भी नहीं खा सकती है, वो मतलब क्या कर सकती है जीवन के अंदर। खाना तो अच्छी तरह से बनाकर खाना चाहिए, क्योंकि औरत के जुम्मे खाना होता है और खाना औरत ही बनाती है, पुरुष तो बनाता नहीं है। तो औरत बचपन से सीखती रहती है और जवान भी हो जाती है, बुढ़ापे में पहुंच जाती है। अगर तब तक भी वह मोटी मोटी रोटियां, कच्ची वगैरह रोटियां, जली हुई रोटियां और बेकार सा साग अगर ऐसे बनाती रहती है, तो यह औरत की ही गलती है। क्योंकि इंसान सीखे तो क्या नहीं हो सकता है, सारी चीज़ें सीखने से तो आती हैं। लेकिन कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो सास ससुर को, बूढ़े बुजुर्गों को परेशान करने के लिए मतलब उल्टा सीधा खाना बना देती है कि इसमें नमक नहीं है, कि रोटी अच्छी नहीं है, जिससे कि ये मुझ पर खाना ना बनवाएं और अपने आप ही खाना बना लें। कुछ ये ऐप भी देती हैं, ऐसा होता है घरों के अंदर, ये सच्चाई है जो मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों उसको खुद को खाना बनाना आता नहीं था। जो पत्नी थी, जो बहू थी, जिसका नाम अनीता था, तो सास खाना बनाया करती और बहुत ही स्वादिष्ट बनाया करती। लेकिन अब चश्मा उसका था नहीं, अब जैसे तैसे अंदाजे से नमक मिर्च सब्जी वगैरह में डाला करती। और दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, एक दिन की बात है, जो सास होती है वह खाना बना रही थी और थोड़ा बर्तन वगैरह उससे गिर जाता है, एक गिलास टूट जाता है कांच का। तो जैसे गिलास टूट जाता है तो जो बहू है झल्ला कर पड़ती है और उससे लड़ाई करती है और अपने पति से जाकर कहती है कि इसको वृद्धाश्रम में छोड़ दो, यह मेरी छाती पर पत्थर है, इसको मैं कैसे झेलूंगी, यह घर के अंदर नुकसान करती है और कहाँ तक इसको झेल पाऊंगी। लेकिन दोस्तों जो बेटा होता है, यानी जो पति होता है, वह मना कर देता है और कह देता है कि मैं अपनी माँ को वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ कर आ सकता, क्योंकि मैं जब छोटा था मेरी माँ ने मेरे लिए कितनी मेहनत की है, जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाया, काबिल बनाया, जो आज मैं तुम्हारा भरण पोषण कर पा रहा हूँ। और एक बार मुझे साइकिल की ज़रूरत थी तो मेरी माँ ने 1 साल तक लोगों के घरों में बर्तन मांजे और कुछ पैसे बचा बचा कर रखे और मेरे लिए साइकिल दिलवाई थी। मैं उन चीज़ों को कैसे भूल सकता हूँ। आज तुम कह रही हो मैं इसको वृद्धाश्रम छोड़ दूँ, ऐसा कतई नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। अब जो पत्नी होती है मुंह मार करके रह जाती है। दोस्तों धीरे धीरे कुछ और समय गुजरता है। अब जो ये लड़का होता है अनिल, उसका साला घर पर आता है। साला जिसका नाम होता है प्रदीप और उसकी पत्नी यानी कि अनीता का भाई और उसकी भाभी घर पर आते हैं। सारे लोग हंस रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं। तभी जो साला प्रदीप होता है वह कहता है जीजा जी चलो आज फिल्म देख कर आएंगे और घर पर दीदी खाना बना लेगी, आकर हम खाना खा लेंगे। तो दोस्तों ये सारे प्लानिंग कर लेते हैं और फिल्म देखने के लिए अनिल और प्रदीप की पत्नी वह निकल जाते हैं। वह फिल्म देख रहे थे और उधर दोस्तों घर पर जो सास थी सावित्री देवी, वह खाना बना रही थी। रोटी सब्जी तो उसने बना दी थी, बड़ी अच्छी थी, लेकिन खीर बनाने का समय था। खीर वह बना रही थी, उसको चीनी का डब्बा दिखाई नहीं दे रहा था। तो वह अपनी बहू से कहती है कि बेटी चीनी का डब्बा दे देना, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो बहू होती है अनीता वह झिल्ला कर पड़ती है, तुझे रसोई के अंदर चीनी का डब्बा भी दिखाई नहीं दे रहा, मैं काम कर रही हूँ, अपने आप ले ले। तो अब दोस्तों जो बुजुर्ग सास होती है जैसे तैसे एक डब्बे को ढूंढ करके उसमें से खीर में सामान डाल देती है, चीनी। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो ये जीजा साले थे फिल्म देख कर वापस आते हैं। अब जो साला होता है प्रदीप को खाना खाने लगता है। खाना बड़ा स्वादिष्ट था। तो प्रदीप को क्या पता था कि खाना उसकी मौसी ने बनाया है। वह तो यह समझ रहा था कि अनीता बनाती होगी। अब वह अनीता से कहता अपनी बहन से कि बहन खाना तो तुम बहुत अच्छा बनाने लगी। अब अनीता ये नहीं कहती है कि खाना मेरी सास ने बनाया है, वह कहती है कि हाँ भैया सीख रही हूँ धीरे धीरे। इस तरह से यहाँ पर ये जवाब देती जाता है। कुछ देर के बाद खाना होने के बाद खीर का नंबर आता है। जैसे खीर को अनिल और उसका साला प्रदीप अपने मुँह में खाते हैं दोस्तों, वह बहुत कड़वी थी, थूक देते हैं। वह इतनी कड़वी थी कि मानो उसमें अंदर न जाने कितना नमक डाला गया हो। अब दोस्तों अगले क्षण जो प्रदीप होता है वह कहता है कि इतना नमक, तो वह बोलती है जो अनीता होती है बहू घर की कि ये मेरी सास ने डाल दिया होगा, इसको दिखाई तो देता नहीं है। अब जो सास होती है सावित्री, वह कहती है बेटी मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि तुम मुझे चीनी का डब्बा दे दो, मैंने शायद नमक के डब्बे को इसमें डाल दिया है चीनी समझ करके। अब दोस्तों यहाँ पर घर के अंदर लड़ाई होने लगती है और जो पत्नी होती है अनीता, बहू होती है, वह बुरी भली सास को कहने लगती है और उसके बाद इनका झगड़ा होता है। लेकिन दोस्तों अनिल अपने साले को एक साइड में ले जाता है दूसरे कमरे में
और उससे कहता है कि देख, तेरी बहन ना खाना बनाती है, ना कुछ काम करती है, मेरी माँ को परेशान करती रहती है और यह इसे वृद्धाश्रम भेजने की कह रही है, न जाने कितने दिनों से। अब तो दोस्तों यहाँ पर यह दोनों न जाने क्या बात करते हैं। उसके बाद प्रदीप जो साला होता है, अनीता का भाई, वह अपनी पत्नी को लेकर अपने घर चला जाता है। और जो सावित्री होती है विधवा, वह रो रही थी क्योंकि उसकी बहू से लड़ रही थी। इधर जो अनिल होता है वह अपनी पत्नी से कहता है कि ठीक है, तू चाहती है ना इसको मैं वृद्धाश्रम में भेज दूँ, चलो तैयारी करो, इनका बैग पैक करो, इनको वृद्धाश्रम छोड़ के आते हैं। और जो अनिल होता है अपनी माँ से भी कहता है, माँ इससे तो अच्छा तू वृद्धाश्रम में रह लेना, तो मुझे वहीं पर छोड़ कर आएंगे। अब जैसे बेटे के मुंह से यह बात सुनती है सावित्री तो वह जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन दोस्तों वह चुपचाप रहती है। सामान पैक किया जाता है, गाड़ी में बुजुर्ग औरत को बिठाया जाता है और जैसे वृद्धाश्रम आ जाता है तो तुरंत वहाँ पर गाड़ी रोकी जाती है। और अनीता सबसे पहले अपनी सास का बैग उठाती है और सास को हाथ पकड़कर वृद्धाश्रम में घसीटते हुए ले जा रही थी। लेकिन दोस्तों जैसे ही वह वृद्धाश्रम के अंदर घुसती है तो वहाँ पर उसके मम्मी और पापा वृद्धाश्रम के अंदर थे। उनको देख करके उसकी तो हवाइयाँ उड़ जाती हैं और वह कहती है कि मम्मी पापा आप यहाँ कैसे? तो मम्मी पापा कहते हैं कि हम यहाँ कैसे? जिस तरह से तू अपनी सास को लेकर आ रही है वृद्धाश्रम में, इसी तरह से तेरे भाई प्रदीप ने हमें छोड़ दिया। उसने कह दिया कि हमारे बस का नहीं है और तुम वृद्धाश्रम में रहो। लेकिन दोस्तों बेटी देखो, सास को तो छोड़ने जा रही है, लेकिन माँ बाप का जब दुख देखा है तो जोर से झिल्लाने लगती है कि उसे मैं बताऊंगी। उसे इतनी भी शर्म नहीं है कि उन माँ बाप ने जिन्होंने पाला पोसा काबिल बनाया उनको वृद्धाश्रम छोड़कर गया है, मैं इसको देख लूंगी। लेकिन दोस्तों इतने में ही प्रदीप जो कि वहीं पर छुप कर खड़ा हुआ था वह भी आ जाता है और कहता है कि बहना इतना ही दर्द होता है जब अपना बुजुर्ग वृद्धाश्रम में जाता है। जैसे तू अपनी सास को यहाँ पर लेकर आई है और उसके बेटे पर क्या गुजर रही होगी, इसी तरह से गुजर रही होगी जैसे तेरे दिल पर गुजर रही है अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में देख करके। अब दोस्तों यहाँ पर वह समझ चुकी थी और यह सारा प्लानिंग किया गया मामला था। जो प्रदीप था साला, वह अपने माँ बाप को पहले बता कर लाया था कि तुम्हारी बेटी अनीता अपने सास को वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए आ रही है, तो तुम्हें मेरे साथ ये नाटक करना पड़ेगा, तभी उसके समझ में आएगा। और यहाँ पर अनीता के समझ में आ भी गया था। वह अपनी सास को खोली भर लेती है और रोने लगती है कि माँ मैं आज के बाद तुमसे कुछ नहीं कहूँगी। और उसके बाद अपनी सास को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर वापस आ जाती है। तो दोस्तों इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। लोग दूसरों के ऊपर तो ये समझते हैं कि ये कुछ नहीं है, यानी कि सास हो ससुर हो, लेकिन लड़कियों को अपने माँ बाप बहुत प्यारे लगते हैं। जबकि उनके भैया भाभी उनके माँ बाप के साथ कोई थोड़ी सी हरकत कर दे तो उनको बड़ा बुरा लगता है कि मेरे माँ बाप के साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन खुद जो सास ससुर के साथ अपने ससुराल में करती है वो उनको बुरा नहीं लगता। वो समझती है कि मेरा हक है, ये मेरा घर है। जिस तरह से उस लड़की का वो हक घर है, इसी तरह से उस लड़की के भैया भाभी का भी घर होता है। तो यहाँ पर उम्मीद ना रखें। अगर अपनी सास अपने ससुर की सेवा कोई लड़की नहीं कर सकती है तो अपने माँ बाप की सेवा की भी उम्मीद ना रखें, कतई भी ना रखें। क्योंकि ये समाज है, समाज एक आईना है, जैसा हम दिखाते हैं वैसा देखते हैं। तो दोस्तों घर परिवार को चलाने के लिए बहुत नॉलेज की ज़रूरत होती है, बहुत सोच समझ की ज़रूरत होती है, बड़े विचार करने पड़ते हैं परिवार को चलाने के लिए। तो सही से रहें, अपने परिवार को अच्छे से चलाएं। और आपको यह कहानी कैसी लगी, यह मेरे गोपाल चैनल पर यह कहानी मैं लेकर डाल रहा हूँ और आप सपोर्ट करिएगा। इस चैनल को, इस पेज को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करिएगा दोस्तों। हमें साथ ज़रूर दीजिए, हमारा साथ ज़रूर दीजिएगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।